हाँ, तो पिछले टॉपिक में हमने कुछ भौतिक गुणों के बारे में बात की थी एस ब्लॉक के। अगला है एस ब्लॉक का भौतिक गुण हाइड्रोजन के साथ क्रिया। जो एस ब्लॉक की फर्स्ट वर्ग और जो सेकंड वर्ग की जो धातुएं होती है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके धातु हाइड्राइड किसका निर्माण करती है, धातु हाइड्राइड का निर्माण करती है। इनमें से जो फर्स्ट वर्ग, ठीक है, और जो सेकंड वर्ग की जो लिथियम, बेरिलियम और जो मैग्नीशियम धातु है, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम धातु है, इन धातुओं के जो धातु हाइड्राइड होते हैं वो तो होते हैं सहसंयोजक गुणों के। कौन से गुणों के होते हैं, सहसंयोजक गुणों के। बाकी बची धातुओं के जो धातु हाइड्राइड होते हैं वो होते हैं आयनिक प्रवृत्ति के, यानी आयनिक गुण वाले होते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो धातु हाइड्राइड है वो सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं, और इनके अलावा जो एस ब्लॉक की अन्य धातुएं बच गई उनके धातु हाइड्राइड होते हैं आयनिक प्रवृत्ति के। जैसे फर्स्ट वर्ग के धातु हाइड्राइड हो गया LiH, NaH, KH, RbH, CgMH। सेकंड में हो जाएगा BS2, MgS2, CaH2, SrH2 और BaH2, ठीक है। तो अभी भी मैंने बोला कि लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो धातु हाइड्राइड है वो सहसंयोजक होते हैं, यानी LiH, NaH, ठीक है, LiH, BS2 और MgS2, ये तीनों तो होते हैं सहसंयोजक प्रवृत्ति के। बाकी ये सारे बचे हुए कौन से हो गए, आयनिक प्रवृत्ति के। अगली बात करते हैं, देखो अगर मैं एस ब्लॉक में, ठीक है, इधर से इधर आ रहा हूं, ठीक है, इधर से इधर आ रहा हूं, ये फर्स्ट वर्ग के धातु हाइड्राइड है और ये सेकंड वर्ग के। तो फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग के धातु हाइड्राइडों में ऊपर से नीचे चल रहे हैं, इधर से बाएं से दाएं हो गए, वैसे तो ऊपर से नीचे चलने पर, ठीक है ना। इसमें हो जाएगा लेफ्ट से राइट जाने पर। इधर से इधर आओगे तो क्या होगा, तापीय स्थायित्व घटेगा। तापीय स्थायित्व जो होता है वो घटता है, और तापीय स्थायित्व घटने की वजह से इनका अपचायक सामर्थ्य क्या होती है, बढ़ती है। ध्यान रखना, ये एक और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई कौन कौन से धातु हाइड्राइड सहसंयोजक होते हैं, लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम और मैग्नीशियम के तो होंगे सहसंयोजक, बाकी बचे हुए आयनिक। दूसरी बात, फर्स्ट वर्ग के धातु हाइड्राइडों में आप बाएं से दाएं चलोगे, ठीक है, तो इनका तापीय स्थायित्व घटेगा और अपचायक प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो अपचायक प्रवृत्ति का क्रम ये आ जाएगा। सेकंड वर्ग के धातु हाइड्राइडों में भी अपचायक प्रवृत्ति का क्रम क्या आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि इधर से इधर आने पर तापीय स्थायित्व क्या होता है, घटता है, और अपचायक सामर्थ्य बढ़ती है। अगली बात करते हैं हम जल के साथ क्रिया, ठीक है, जल के साथ क्रिया। अगला भौतिक गुण है एस ब्लॉक का। जल के साथ क्रिया, ठीक है। इसमें मैं फर्स्ट वर्ग की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मोस्टली अपने भूगोल में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो लिथियम होता है, फर्स्ट वर्ग का जो लिथियम होता है वो केवल गर्म जल के साथ क्रिया करता है, गर्म जल के साथ, ये ध्यान रखना, गर्म जल के साथ क्रिया करता है। जबकि सोडियम जो होता है वो ठंडे जल के साथ भी क्रिया कर लेता है, ठंडे जल के साथ भी क्रिया कर लेता है। जो पोटेशियम होता है, ठीक है, वो जल के साथ क्रिया करने पर ज्वाला देता है। क्या देता है, ज्वाला, ठीक है ना। यानी जब इसको आप जल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पर ज्वाला, आग भी उत्पन्न होगी। और जो सीजियम है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, ये जल के साथ क्रिया करने पर धमाका, यानी धमाके उत्पन्न करता है, यानी विस्फोट के साथ जलता है। किसके साथ, विस्फोट के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। लिथियम जो है वो केवल और केवल गर्म जल के साथ क्रिया करेगा, सोडियम ठंडे के साथ भी कर लेगा। पोटेशियम तो इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि ये जल के साथ क्रिया करने पर ज्वाला तक दे देगा, और सीजियम तो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, वो जल के साथ क्रिया करने पर क्या करेगा, विस्फोट देगा। यानी कहने का मतलब जो फर्स्ट वर्ग की जो धातुएं हैं उनमें ऊपर से नीचे आने पर जल के साथ क्रियाशीलता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तभी तो ये केवल गर्म के साथ ही क्रिया कर रहा है, ये तो ठंडे के साथ भी कर गया क्रिया, यानी इसकी क्रियाशीलता इससे भी क्या होगी, ज्यादा, और ये इतना ज्यादा क्रियाशील होगा कि ज्वाला भी देगा, तो इससे ज्यादा इसकी क्रियाशीलता हो जाएगी। सीजियम तो बहुत ज्यादा हो जाता है क्रियाशील, ये विस्फोटक प्रवृत्ति का भी हो जाता है।
तो आपको ये ध्यान रखना कि कौन किस वाले जल के साथ क्रिया करेगा, कब कौन ज्वाला देगा, कौन विस्फोट के साथ क्रिया करता है। और दूसरी बात, ऊपर से नीचे आओगे तो जल के साथ क्रियाशीलता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगली बात करते हैं कार्बोनेटों की, है ना। धातु कार्बोनेट, इसमें देखो धातु कार्बोनेट की बात करें तो फर्स्ट वर्ग जो है, फर्स्ट वर्ग में जो लिथियम कार्बोनेट है Li2CO3, फर्स्ट वर्ग में जो लिथियम धातु का जो कार्बोनेट होता है Li2CO3 वो होता है अस्थायी। क्या होता है, अस्थायी। यानी जब लिथियम कार्बोनेट को आप गर्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा, विघटित। क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। ये लिथियम कार्बोनेट विघटित हो जाता है, ठीक है ना, ये अस्थायी होता है। बाकी इसके अलावा जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, K2CO3, Cgm2CO3, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्थायी। ये विघटित नहीं होते, ये विघटित नहीं होते, ध्यान रखना। आपको क्या बोल रहा हूं मैं कि जो फर्स्ट वर्ग है, फर्स्ट वर्ग की जो धातुएं हैं उनमें से जो लिथियम कार्बोनेट है वो विघटित हो जाता है, ये तो विघटित हो जाएगा, इसलिए अस्थायी। जबकि ये तीनों जो है वो विघटित नहीं होते, ये क्या होते हैं, स्थायी। ये केवल विघटित होता है गर्म करने पर। और जब आप इसे गर्म करोगे Li2CO3 को तो ये टूटेगा Li2O प्लस CO2 में, ध्यान रखना ये विक्रिया। लिथियम कार्बोनेट ही टूटेगा, ये तीनों नहीं टूटेंगे। और जब ये टूटेगा तो बनाएगा Li2O और वहां निकल जाएगी CO2 गैस, ध्यान रखना, ठीक है। अगली बात करते हैं इनके नाइट्रेट की। अगला है नाइट्रेट। नाइट्रेट की बात करें तो जो फर्स्ट वर्ग है, फर्स्ट वर्ग जो है उस फर्स्ट ए वर्ग में LiNO3 यानी लिथियम नाइट्रेट से जब आप सीजियम नाइट्रेट की तरफ जाते हो तो इनका स्थायित्व बढ़ता है। स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। यानी LiNO3 है, NaNO3 है, KNO3 है, RbNO3 है, CgMNO3 है। तो इधर जाने पर स्थायित्व बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। लिथियम नाइट्रेट से ज्यादा स्थायी होगा पोटेशियम, सोडियम नाइट्रेट उससे ज्यादा होगा पोटेशियम नाइट्रेट, फिर रोडियम नाइट्रेट। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट वर्ग जो ना, फर्स्ट वर्ग, उस फर्स्ट वर्ग में लिथियम नाइट्रेट से सीजियम नाइट्रेट के ओर आने पर स्थायित्व क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इनमें से जो लिथियम नाइट्रेट है वो विघटित हो जाता है, ये तो विघटित नहीं होते, ध्यान रखना, ये विघटित नहीं होते, ये वाला विघटित होता है। और ये विघटित होकर के LiNO3 विघटित होकर के देता है NO2 गैस। एक तो बना लेगा Li2 और बाहर निकल जाएगी NO2 गैस। तो आपको ये ध्यान रखना है, केवल लिथियम नाइट्रेट विघटित होकर के क्या देता है, NO2 गैस, ध्यान रखना। ये बाकी NO2 गैस नहीं देते, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है ना। तो इनमें से लिथियम नाइट्रेट, सोडियम, पोटेशियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट वगैरह में से केवल लिथियम नाइट्रेट ही विघटित होकर के क्या देता है, NO2 गैस। केवल और केवल लिथियम LiNO3 ही विघटित होकर के देता है NO2, बाकी नहीं देते। जबकि सेकंड वर्ग में है ना, जितने भी नाइट्रेट है वो सारे के सारे NO2 गैस देते हैं, वो सारे के सारे देंगे। जैसे B2BNO32 ये भी दे देगा NO2 गैस, MgNO32 ये भी दे देगा। तो सेकंड वर्ग के तो सभी नाइट्रेट NO2 गैस देते हैं, जबकि फर्स्ट वर्ग में केवल लिथियम नाइट्रेट ही NO2 गैस देता है, बाकी NO2 गैस नहीं देते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला है द्रव अमोनिया के साथ क्रिया। द्रव अमोनिया के साथ क्रिया, जो फर्स्ट वर्ग और जो सेकंड वर्ग है, जो फर्स्ट वर्ग और जो सेकंड वर्ग है, इन फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग की जो धातुएं हैं, इन धातुओं का जो द्रव अमोनिया के साथ जो विलयन होता है, द्रव अमोनिया के साथ जो इनका जलीय विलयन होता है वो रंगीन होता है। कैसा होता है, रंगीन। और कौन से रंग का, नीले रंग का होता है, ध्यान रखना आप।
मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग की जो धातुएं होती है उन धातुओं का द्रव अमोनिया के साथ जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, रंगीन और नीले रंग का होता है। और अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये रंगीन होता है, नीले रंग का होता है, किस कारण होता है, तो ये होता है अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण। किस कारण होता है, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन आता है भाई, द्रव अमोनिया के साथ कौन सा रंगीन होगा, या रंगीन होगा कौन से रंग का, नीले रंग का, और वो क्यों होता है, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण वो रंगीन होता है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अगला टॉपिक अपना सोडियम। सोडियम का निर्माण जो है वो डाउन प्रक्रम विधि द्वारा किया जाता है। दूसरी बात, एक होता है द्रव सोडियम। इस द्रव सोडियम का जो उपयोग है वो नाभिकीय भट्टियों में किया जाता है। और किस रूप में किया जाता है, शीतलक के रूप में। ये अपने को ध्यान रखना, शीतलक के रूप में, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सोडियम का निर्माण डाउन प्रक्रम द्वारा किया जाता है। और द्रव सोडियम का जो उपयोग है वो नाभिकीय भट्टियों को बोलते हैं रिएक्टर। तो नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। और किस रूप में किया जाता है, शीतलक के रूप में। या तो द्रव सोडियम का कर लो या फिर द्रव पोटेशियम का। द्रव पोटेशियम का उपयोग भी नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में ही किया जाता है, ठीक है। अगला एक होता है KCl। KCl को कहते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास, और इस म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, उर्वरक के रूप में। KCl जो है उसे म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं और इसका उपयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में। अगला पॉइंट है अपना NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। और इस कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है पेट्रोलियम निष्कर्षण के रूप में, है ना। तो NaOH को कास्टिक सोडा भी कहते हैं जिसका उपयोग पेट्रोलियम निष्कर्षण के रूप में किया जाता है। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना, NaCl को क्या कहते हैं, हम नमक कहते हैं। NaCl क्या करता है, बारिश के दिनों में आपको पता है NaCl जो है वो थोड़ा सा मॉइस्चराइज हो जाता है, गीला हो जाता है ना। अब NaCl जो है वो बारिश के दिनों में थोड़ा सा गीला हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि NaCl में CaCl2 और MgCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों की क्या होती है, अशुद्धियां होती है। अशुद्धियां, जो नमक होता है ना अपना नमक, वो बारिश के दिनों में गीला हो जाता है। गीला क्यों होता है, क्योंकि इस नमक में होता है CaCl2 और MgCl2। CaCl2 और MgCl2 की अशुद्धियां होती है। और ये दोनों जो है वो आर्द्रता ग्राही होते हैं। क्या होते हैं, आर्द्रता ग्राही। ये नमी को अवशोषित करते हैं। ये नमी को क्या कर लेते हैं, अवशोषित। तो ये दोनों नमी को अवशोषित करते हैं। इस वजह से नमक क्या होता है, गीला हो जाता है, क्योंकि इसमें ये दोनों होते हैं और ये दोनों नमी को क्या करते हैं, आर्द्रता को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। NaCl नहीं करता, NaCl नमी को अवशोषित नहीं करता। इसमें जो ये अशुद्धियां होती है वो नमी को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट है अपना सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, है ना, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा किसे कहते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट इसके बारे में, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पहला पॉइंट, इसको साल्वे प्रक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है, साल्वे प्रक्रम। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम साल्वे प्रक्रम द्वारा बनाते हैं। दूसरी बात कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये टूटता है। एक तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस बाहर निकल जाता है H2O और CO2। तो ये ध्यान रखना,
सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर वो किस में बदल जाता है, सोडियम कार्बोनेट में। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। इसे साल्वे प्रक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके उपयोग क्या क्या है? तो पहला उपयोग है आग बुझाने में, आग बुझाने में, अग्निशामक है ना, जिसको बोलते हैं अग्निशामक है ना, आग बुझाने में अग्निशामक के रूप में। दूसरा है प्रतिरोधी, प्रतिरोधी के रूप में। किस रूप में? प्रतिरोधी। जो कटे फटे घाव वगैरह हो जाते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है, जिसे प्रतिरोधी कहते हैं। और एक है अम्ल प्रतिरोधी, अम्ल प्रतिरोधी दवाओं में। तीनों पॉइंट याद रखना, इनमें से ये 2 पॉइंट मोस्ट है, ठीक है। ये नहीं, ये बात प्रतिरोधी के रूप में और अम्ल प्रतिरोधी दवाओं में, ये और भी ज्यादा मोस्ट है। अम्ल प्रतिरोधी दवाओं में किसका उपयोग होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है, ठीक है। अगला है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2, जिसको बोलते हैं हम धावन सोडा। Na2CO3.10H2 सोडियम कार्बोनेट, जिसको कहते हैं धावन सोडा, धावन सोडा, ठीक है। इसके बारे में भी पहला पॉइंट, Na2CO3.10H2 को धावन सोडा कहते हैं। धावन सोडा, उसको बेकिंग सोडा, खाने का सोडा कहते हैं। इसको भी हम साल्वे प्रक्रम से बनाते हैं। कौन से प्रक्रम से? साल्वे प्रक्रम से बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा कि ये जो Na2CO3.10H2 यानी जो धावन सोडा है, इस धावन सोडे को अगर हम वायु में बाहर खुला छोड़ दें तो होता क्या है, इस धावन सोडे में जो 10 जल के अणु है ना, इनमें से 9 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। इसको अगर आप वायु में खुला छोड़ दोगे तो यहाँ 10 जल के अणुओं में से 9 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे और बन जाएगा Na2CO3.H2O। और 9 जल के अणु ये इनमें से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं उत्फुल्लन। ध्यान रखना, उत्फुल्लन। अगर धावन सोडे को आपने बाहर खुला छोड़ दिया तो उसमें होगा क्या कि उसमें 10 जल के अणुओं में से 9 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे और इस प्रक्रिया को कहते हैं हम उत्फुल्लन, ठीक है। अगली बात क्या है कि मान लो आप धावन सोडा जो Na2CO3.10H2 उस धावन सोडे को 375 केल्विन पर गर्म करो, तो 375 केल्विन है, ये डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। 375 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो इसमें से 9 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और बन जाएगा Na2CO3.H2O और बाहर निकल जाएगा 9 जल के अणु, है ना। इसे उत्फुल्लन नहीं कहेंगे, इसे तो गर्म कर रहे हैं ना। तो जब आप गर्म करोगे तो इसमें से 9 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, कब? जब 375 पर गर्म करोगे। लेकिन अगर तुमने 375 केल्विन से ज्यादा गर्म कर दिया, ठीक है ना, Na2CO3.10H2 को आपने 375 केल्विन से ज्यादा ताप पर गर्म कर दिया तो ये 10 के 10 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे और बन जाएगा Na2CO3 और बाहर निकल के 10 जल के अणु, है ना, पूरे बाहर निकल जाएंगे। और इसे कहते हैं Na2CO3 को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस। क्या कहते हैं? सोडा एस, सोडा राख। तो सोडा राख या सोडा एस का निर्माण कब होता है? जब धावन सोडे को 375 केल्विन से ज्यादा ताप पर गर्म किया जाए, तब सोडा एस बनेगा Na2CO3, ठीक है। और 10 जल के अणु क्या हो जाएंगे, बाहर आएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक अपना कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको कहते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना। और एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जिसे कहते हैं हम बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। एक तो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना और एक हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बुझा हुआ चूना, ठीक है। समझे बात? दूसरी बात, इसका निर्माण
कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे करेंगे? जो कैल्शियम कार्बोनेट है जिसे कहते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर है ना, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे क्या कहते हैं? चूना पत्थर। इस चूने पत्थर को जब आप 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर घूर्णित भट्टी आती है, घूर्णित भट्टी, इस घूर्णित भट्टी में 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना बन जाता है। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। कैसे बनाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर घूर्णित भट्टी में गर्म करने पर बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा हुआ चूना। इस बुझे हुए चूने का निर्माण कैसे किया जाता है? इस बुझे हुए चूने का निर्माण कैसे करेंगे कि जो बिना बुझा चूना है ना, इस बिना बुझे हुए चूने को आप जैसे जल में डालोगे तो बन जाएगा बुझा हुआ चूना CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ आई मेरी बात? ठीक है, बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया जल के साथ, उसको जल में डालने पर अपने को प्राप्त हो जाएगा बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये पॉइंट पे अपने को ध्यान रखना। अब एक और बात जो आपको अच्छे से समझनी है, देखो इधर ये बुझा हुआ चूना है CaOH2, इस पॉइंट को अच्छे से समझना। ये बुझा हुआ चूना है CaOH2, इस CaOH2 बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना है ना, बुझा हुआ चूना है। इस बुझे हुए चूने में जब आप CO2 की कम मात्रा, CO2 लेकिन उसकी कम मात्रा, ठीक है, CO2 की कम मात्रा प्रवाहित करोगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। लेकिन इस कैल्शियम, है ना, ध्यान रखना, बुझे हुए चूने में CO2 की कम मात्रा प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। लेकिन इस कैल्शियम कार्बोनेट में CO2 की और मात्रा प्रवाहित कर दे, CO2 की अधिक मात्रा, यानी और CO2 गैस इसमें प्रवाहित कर रहे हैं तो बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा? CaHCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ध्यान रखना, CaHCO3, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट। पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा लेकिन CO2 की ज्यादा मात्रा प्रवाहित करते ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जिसे अगर आप गर्म करोगे तो बाइकार्बोनेट को गर्म करते ही बनेगा कार्बोनेट, यानी वापस से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, और बाहर निकल जाएगा H2। इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप और गर्म करते हो तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। और जैसे इस कैल्शियम ऑक्साइड को आप जल में डालोगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एक पदार्थ, एक यौगिक जिसमें CO2 की कम मात्रा प्रवाहित करने पर एक नया यौगिक बनता है, यानी वो ये है, जिसमें और अधिक CO2 प्रवाहित करने पर एक दूधिया रंग का, ये दूधिया रंग का होता है, दूधिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दूधिया रंग का यौगिक प्राप्त होता है, जिसे गर्म करने पर C बनता है। ठीक है, जिसे और गर्म करने पर ये बनता है और उसमें जल प्रवाहित करने पर पुनः वो ही प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब वो कौन था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना था। तो ऐसा क्वेश्चन आए, एक तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक यौगिक है जिसमें CO2 की कम मात्रा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, तो एक यौगिक बना जिसमें और अधिक CO2 प्रवाहित करने पर, या डायरेक्ट ही बोल देगा कि उसमें CO2 की अधिक मात्रा प्रवाहित करने पर एक दूधिया यौगिक बनता है। इसका मतलब वो ये है, ठीक है, जिसे गर्म करने पर एक C यौगिक बनता है, यानी ये, जिसे और गर्म करने पर एक नया यौगिक बनता है जो जल के साथ क्रिया करके पुनः वही यौगिक दे देता है। इसका मतलब फिर वो ये है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखना। ये यहाँ A हो जाएगा, इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। B C वाला क्वेश्चन होता है ना, ABC वाला, D हो गया, E हो गया, वापस से वही हो गया। ठीक है, अगली बात, जो बुझा हुआ चूना होता है ना CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस बुझे हुए चूने में से अगर आप Cl2 गैस, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दोगे तो बनेगा CaOCl2। क्या बनेगा? CaOCl2, यानी विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। ध्यान रखना है,
तो विरंजक CaOCl2 को कहते हैं विरंजक चूर्ण। कैसे बनाया जाता है ये बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर बनता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, अगला टॉपिक है बेटा अपना जिप्सम। जिप्सम ये होता है CaSO4.2H2, इसे जिप्सम कहते हैं। CaSO4.2H2 इसे जिप्सम कहते हैं। इस CaSO4.2H2 जिसे जिप्सम कहते हैं, इसे जब हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो यहाँ से 3/2 -3/2 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे और बन जाएगा CaSO4.12H2। CaSO4.12H2 जिसको कहते हैं प्लास्ट ऑफ पेरिस है ना, जिसको POP भी कहते हैं। ठीक है, प्लास्ट ऑफ पेरिस। इसी प्लास्ट ऑफ पेरिस को या बोल दो जिप्सम को आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे तो 3/2 जल के अणु बाहर निकलेंगे और बन जाएगा CaSO4.12H2 जिसे कहते हैं प्लास्ट ऑफ पेरिस। ध्यान रखना फॉर्मूला। और अगर आपने 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म कर दिया तो बन जाएगा CaSO4 और प्लस पूरे के पूरे जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। वो एक हाफ H2 बचा हुआ वो भी बाहर निकल जाएगा, तो केवल और केवल बन जाएगा CaSO4। ठीक है, CaSO4 ये कब बनेगा? जब हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म करेंगे और इसको कहते हैं जला हुआ प्लास्ट ऑफ पेरिस। तो ये बात ध्यान रखना, जला हुआ प्लास्ट ऑफ पेरिस होता है CaSO4। ये जो प्लास्ट ऑफ पेरिस है ना, इस फॉर्मूले को वो क्या करता है, कभी-कभी 2 से गुणा कर देता है। तो जब आप 2 से गुणा करोगे तो ये लिख देगा 2CaSO4.H2। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखना, CaSO4.12H2 या फिर इसे 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2CaSO4, 2 से 2 कट गया तो .H2। ठीक है, एक और पॉइंट याद रख लेना आप कि जो सीमेंट होता है, उस सीमेंट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, लगभग 61% पाया जाता है। ये देखो, सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उससे कम होता है सिलिका डाइऑक्साइड और फिर उससे कम होता है Al2O3। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि सीमेंट में सबसे ज्यादा होता है कैल्शियम ऑक्साइड और उससे कम होता है SiO2। ठीक है, ये अपना लेसन पूरा होगा।